नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हरिद्वार का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया है। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम देश भर के छात्र और सांस्कृतिक दल हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम में मंत्री शेखावत ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति और परंपराएं विश्व भर में अपनी विशिष्ट पहचान रखती हैं और इन्हें संरक्षित व प्रचारित करना आवश्यक है। इस अवसर पर हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और बीजेपी के अन्य नेता भी उपस्थित रहे। विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रशासनिक अधिकारियों ने अतिथियों का स्वागत किया और संस्थान की उपलब्धियों को प्रस्तुत किया है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, पारंपरिक नृत्य और संगीत कार्यक्रम आयोजित किए गए, जो भारतीय संस्कृति की विविधता को दर्शाते हैं। यह आयोजन युवाओं को भारतीय विरासत से जोड़ने और पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय भारत बदल रहा है भूमि विकास फाउंडेशन द्वारा आयोजित सनातन संस्कृति की वर्तमान महत्ता इस विषय पर एक दिन के सेमिनार में, जहां देश भर से, दुनिया भर से अनेक लोग इस विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं, मुझे भी आज यहां आने का सौभाग्य मिला है। और ये एक ऐसा महत्वपूर्ण समय है जब भारत विकास की यात्रा कर आगे बढ़ रहा है और पूरे विश्व भर ने इस बात को स्वीकार किया है कि आने वाले कुछ समय में भारत एक विकसित देश होगा। भारत के विकसित होने के साथ साथ में भारत का सांस्कृतिक पुनरुद्धार भी होता हुआ पूरा विश्व अनुभव कर रहा है। भारत के ज्ञान, भारत के विज्ञान, भारत के सिद्धांत, भारत का दर्शन, इन सब की स्वीकार्यता पूरे विश्व भर में नए सिरे से बढ़ रही है। भारत की पहचान पूरे विश्व भर में बदल रही है। ऐसे महत्वपूर्ण समय में इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस, इस तरह के सेमिनार्स का आयोजन भारतीयों के लिए भी और भारत से बाहर रहने वाले लोगों के लिए भी निश्चित रूप से अत्यंत उपयोगी भी है और आवश्यक भी है। मैं फाउंडेशन और विश्वविद्यालय दोनों का इसके लिए हृदयपूर्वक आभार ज्ञापित करता हूँ। मोदी जी को अभी मुझे लगता है विश्वविद्यालय में न तो पॉलिटिक्स की बात करनी चाहिए, न जियो पॉलिटिक्स। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार के 3 साल पूरे होने पर राजधानी देहरादून में भव्य रोड शो का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं। प्रदेश में 22 मार्च से 3 साल का कार्यकाल सेवा सप्ताह के तौर पर मनाया जा रहा है। शनिवार को देहरादून में मसूरी विधानसभा के अंतर्गत सीएम के रोड शो और बहुउद्देशीय शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रोड शो में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नजर आए। महिलाओं ने फूल बरसाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि 3 साल में उनकी सरकार ने जो काम किए हैं वह धरातल पर नजर आ रहे हैं। प्रदेश में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो या फिर सरकार ने सम्मान नागरिक संहिता का जो वादा किया था उसे पूरा किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि धामी सरकार ने 3 साल में जनहित के लगातार काम किए हैं। धामी सरकार ने जो वादा किया है उसे पूरा किया है। प्रदेश के पहाड़ों में सड़क पहुंचने से लेकर पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने का कार्य सरकार ने किया है। प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई से लेकर निवेश लाने तक सरकार ने कई योजनाओं पर काम किया है। 22 तारीख से पूरे राज्य के अंदर प्रत्येक ब्लॉक पर सेवा सप्ताह के रूप में इसको मनाया गया है और अभी एक दिन बचा हुआ है। आज भी होगा, कल भी होगा, 30 तारीख तक चलेगा। अनेक स्थानों पर लाभार्थियों को प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। ज़रूरतमंद लोगों के लिए जो जरूरी काम हैं वो सारे जरूरी काम बहुउद्देशीय शिविर लगाकर किए गए हैं और ये सेवा सप्ताह निश्चित रूप से लोगों की सेवा करने के लिए ही लगाया गया था। जनता पार्टी की वर्तमान सरकार के 3 साल सेवा, सुशासन और विकास, इस नारे को लेकर धामी सरकार ने काम किया है। यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। नकल कानून, जो हमारे नकल बारे बच्चों के लिए अभिशाप बन गई थी, नकल की पास हो जाते थे और ब्रिलियंट बच्चे रह जाते थे, नकल कानून बनाने का काम किया तो धामी सरकार ने किया। महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया तो धामी सरकार ने किया। यहाँ की जनभावनाओं के अनुरूप भू कानून बनाने का काम किया तो धामी सरकार ने किया। और सबसे बड़ी बात है कि संवेदनशील सरकार का परिचय धामी सरकार ने दिया। अगर आपको ध्यान होगा, सिलग्यारा के अंदर
46 मजदूर फंसे थे, किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो जीवित बाहर आएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ जीरो जोन पर पहुंचकर सबको सुरक्षित निकाला। तो इस बात का प्रत्यय है कि कितनी संवेदनशील हमारी सरकार है। और आज 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मसूरी विधानसभा का भौतिक शिविर यहाँ पर लगा है, और जिसमें भारी संख्या में युवा, माताएं, बहनें सब लोग यहाँ पर उमड़े हुए हैं। और निश्चित इस कार्यक्रम के माध्यम से कार्यकर्ताओं में ऊर्जा है। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश कांग्रेस ने धामी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रदेश सरकार को घेरते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने धामी सरकार को घोटालों को सरकार करार देते हुए क्षेत्रीय प्रबंध निदेशक वन निगम द्वारा मालदारी ठेकेदारी प्रथा को दोबारा लागू करने पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय प्रबंध निदेशक वन निगम द्वारा जारी यह फरमान सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का सीधा उल्लंघन है। वहीं कोटद्वार के बनियाली क्षेत्र में रेत का ठेका 1 रुपया घन मीटर के हिसाब से दिया गया है। हरिद्वार के गेट नंबर 1 और 2 में करीब 19 लाख का घोटाला पकड़ा गया, केवल 1 को सस्पेंड किया गया है। ग्राफिक से आपके सामने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के आरोप। वन निगम ने दोबारा मालदारी ठेकेदारी प्रथा लागू किया और इस आदेश से सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया गया है, यह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है। बनियाली क्षेत्र में रेत का ठेका 1 रुपया घन मीटर के हिसाब से दिया है, ये उनका कहना है। हरिद्वार के गेट नंबर 1-2 में 19 लाख का घोटाला हुआ है, ये कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया है। इस मामले में केवल 1 को सस्पेंड किया गया है, बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। लाल कुआं में करीब 1.51 करोड़ का घोटाला हुआ है। इसके साथ ही अभी तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ये कहना है प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का। 430 करोड़ खर्च के बाद भी कुपोषित बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। उत्तराखंड में कुपोषित बच्चों की संख्या में 2.5 गुना बढ़ोतरी हुई है, यानी 2.5 गुना बढ़ गया है। राष्ट्रीय खेलों के लिए समय पर नहीं की गई तैयारियां। नेशनल गेम्स जो हुई अभी देर पहले, उसके लिए पूरी तैयारियां नहीं हुई थी। बिना टेंडर के ही लोगों को काम दिए गए हैं, यानी टेंडरिंग नहीं हुई है, बिना टेंडर के काम दिए गए हैं। पदक खरीदे में भी लाखों का घोटाला किया गया है, यह भी एक बड़ा आरोप है। कोरोना काल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति में घोटाला हुआ है। घोटाले के लिए मंत्री द्वारा किया था एसआईटी का गठन, लेकिन एसआईटी की जांच रिपोर्ट और कार्रवाई का किसी को पता नहीं। गठन तो हुआ, लेकिन अभी तक इस एसआईटी की तरफ से कोई रिपोर्ट जो है वो तैयार नहीं की गई है। यही करण माहरा जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस तरह के आरोप लगाए हैं। प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या शुक्रवार को हरिद्वार के दौरे पर रहीं। हरिद्वार के सिडकुल स्थित एक निजी कंपनी में आयोजित ग्रेजुएशन सेरेमनी कार्यक्रम मंत्री रेखा आर्या ने शिरकत की। इस दौरान मंत्री ने कई महिलाओं को सर्टिफिकेट बांटे। लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि बालिकाओं का सशक्तिकरण उनके जन्म के समय से ही होना चाहिए, तभी वे आत्मनिर्भर बनने की सीख के साथ बड़ी होंगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं की आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश सरकार तमाम योजनाएं भी चला रही है। हरिद्वार शिक्षा विभाग ने नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए शिक्षा सत्र में छात्रों के स्कूल बैग का वजन निर्धारित किया है। कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के बैग का भार उनके शारीरिक वजन के अनुसार तय किया गया है। मुख्य शिक्षा अधिकारी के गुप्ता ने सभी स्कूलों को इसका पालन करने के निर्देश दिए हैं। नियमों के उल्लंघन पर स्कूल की मान्यता रद्द की जा सकती है। इसके अलावा स्कूलों द्वारा वर्दी, किताबें और लेखन सामग्री की खरीद को अनिवार्य करने पर रोक लगा दी गई है। कोर्स की खरीद फरोख्त पर शिक्षा विभाग की पैनी नजर है। स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए विशेष टीम बनाई गई है और खंड शिक्षा अधिकारियों को औचक निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। इन नए नियमों से छात्रों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा और वे बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। सत्र तो 1 अप्रैल से शुरू होता है, लेकिन एडमिशन की प्रक्रिया और टेक्स्ट बुक वगैरह की जो परचेजिंग है अभिभावकों के साथ, वो पहले से ही शुरू हो जाती है। तो इसके लिए हमने फरवरी माह से ही स्कूलों को सूचित कर दिया था कि आपको जो विभागीय दिशा निर्देश हैं नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप,
और जो बैग भार का वजन है, क्या पाठ्यक्रम लगेगा, क्या पुस्तकें लगेंगी, उसके बारे में पहले ही हमने निर्देश जारी कर दिए थे। और जो 2024 में एक शासनादेश हुआ था, जिसमें सभी कक्षाओं के लिए बैग का वजन निर्धारित किया हुआ है और उसको सख्ती से लागू किए जाने के लिए विभागीय निर्देश भी संबंधित विद्यालयों को दिए गए हैं। हमारा जो एनसीईआरटी का जो पुस्तकें लगाई गई हैं, उन पुस्तकों के अनुसार ही जो विद्यालय हैं उन पुस्तकों का संचालन करेंगे। इसके अतिरिक्त यदि कोई भी पुस्तकें विद्यालय द्वारा अभिभावकों को खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है, तो उसके लिए भी हमने कार्रवाई के लिए निर्देश दिए हुए हैं। फीस वृद्धि के संबंध में तमाम तरह की शिकायतें आती हैं, तो चूँकि ऐसा कोई फीस कंट्रोल एक्ट नहीं है, लेकिन विद्यालय जो भी फीस की वृद्धि करता है, उसके लिए भी गाइडलाइन है कि जो उनका एसएमसी होती है, जो पीटीएम होता है, उसमें एक प्रस्ताव करते हैं और उसके अनुसार ही फीस वृद्धि भी की जाती है। लेकिन अनावश्यक रूप से बस्ते का बोझ नहीं बढ़ाया जाएगा। किसी भी विद्यालय द्वारा विद्यालय परिसर में ना तो पुस्तकें या यूनिफ़ॉर्म नहीं बेची जाएँगी और किसी विद्यालय द्वारा इस दुकान विशेष को अपनी पुस्तकें खरीदने के लिए कि अभिभावकों को बाध्य नहीं किया जाएगा। इस संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और हमने संबंधित खंड और उप शिक्षा अधिकारियों को भी अवगत करा दिया है कि आप जो निर्देश हैं, चाहे पुस्तक क्रय के संबंध में हो, यूनिफ़ॉर्म के संबंध में हो, फीस के संबंध में है, जो भी आपको दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उनके लिए समय समय पर उनका अनुश्रवण भी करें और आवश्यकता है तो विशेष टीमों का गठन करके और विद्यालयों का अनुश्रवण कराएं। यदि किसी विद्यालय द्वारा ऐसा कुछ किया जाता है या नियमों का उल्लंघन किया जाता है, उनके खिलाफ। नगर निगम रुड़की द्वारा हिंदू नववर्ष व प्रथम नवरात्रि के उपलक्ष्य में भव्य गंगा आरती महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ऋषिकेश और हरिद्वार के साथ अब रुड़की में गंगा घाट पर प्रतिदिन होगी गंगा की आरती होनी है। कल 30 अप्रैल को मुख्यमंत्री धामी आरती का शुभारंभ करेंगे। नगर निगम ने इसकी सभी तैयारियां पूरी की हैं। मेयर अनीता अग्रवाल ने बताया है कि ऋषिकेश और हरिद्वार के बाद अब रुड़की में गंगा घाट पर प्रतिदिन गंगा आरती का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन रविवार को प्रथम नवरात्रि एवं हिंदू नववर्ष के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी, कई विधायक एवं वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल होंगे। वही चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। बद्री केदार मंदिर समिति की ओर से इस बार अभिनव पहल शुरू की गई है, जिससे तीर्थ यात्रियों को राहत मिलने के साथ ही यात्रा को भी ग्रीन बनाया जा सकेगा। इसको लेकर बद्री केदार मंदिर समिति जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है। इस बार जहां तीर्थ यात्रियों को जूट की थैलियों में प्रसाद वितरण किया जाएगा, वहीं बद्री केदार की जानकारी 12 भाषाओं में देने के साथ ही 47 अन्य प्रसिद्ध मंदिरों की जानकारी भी दी जाएगी। इसके साथ ही मंदिर परिसर में रील्स बनाने को लेकर भी बीकेटीसी कार्यवाही करेगी। देखिए, अभी हम हाल ही में पूरे दोनों धाम का भ्रमण करके आया हूं और अभी जैसे आपने सुना होगा, सवेरे अखबार में पढ़ा मैंने कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्वास्थ्य विभाग की जो इन्फॉर्मेशन है वो 12 भाषाओं में दी जाएगी। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने भी जो हमारे चार धाम के और विशिष्टकर अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, कन्नड़ और बांग्ला भाषा में हमने से पब्लिश किया है माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के अनुरूप। और जिससे कि लोग क्या होते हैं, बेसिकली सिर्फ दो ही चीज़ को जानते थे, बद्री और केदार। जबकि हमारे वहाँ पंचबद्री, पंचकेदार, ध्यान बद्री, योग बद्री, भविष्य बद्री, बृहद बद्री, कल्पेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, बहुत सारे हमारे टेम्पल्स हैं। 47 टेम्पल हमारे बीकेटीसी के। तो उन सब की इन्फॉर्मेशन हमने ये जो लोकल लैंग्वेज है उसमें रखी है और हमारा प्रयास रहेगा कि जो हमारे सारे तीर्थ स्थलों का जो श्रद्धालु, जो भक्तगण यहाँ घूमने आते, उसका दर्शन कर पाएँ। और इसको हमने उनकी नेटिव लैंग्वेज में इसीलिए छपा है ताकि वो इसको जान सके। और हमने ये प्रयास किया कि जितने भी हमारे होटल हैं, मोटल हैं, रिजॉर्ट हैं, रेलवे स्टेशन हैं और हेली कंपनी है, उसको हम ये लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में बांटेंगे। और इसके साथ साथ जो हमारे गेस्ट हाउस है, लगभग हमारे जो पूरे बीकेटीसी 37 गेस्ट हाउस है, उसको हम लोगों ने पूरे रिनोवेट कर दिए हैं। मंदिर के बाहर जितना भी नुकसान हुआ उसकी हमारी टीम 8 अप्रैल को जाएगी दोनों धाम में, बद्रीनाथ और केदारनाथ में। और हमारा यही प्रयास रहेगा कि जितने भी श्रद्धालुगण हैं उनको अच्छे से दर्शन है। और मुझे उम्मीद है कि इस बार बहुत देखिए, अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसमें बैठक ली गई थी। उनके द्वारा कहा गया था कि यात्रा हमारी ग्रीन यात्रा होगी और जो ग्रीन यात्रा में हमारा उद्देश्य होगा कि लोग पॉलीथीन का प्रयोग न करें। तो इसलिए बीकेटीसी ने निर्णय लिया है कि हम लोग जूट के बैग बनाएंगे और हमारे कर्मचारी को उसका प्रशिक्षण भी दिया गया है। और हम लोग इस बार जितने भी प्रसाद हैं वहाँ के, चाहे वेंडर्स हैं, चाहे हम ही लोग हैं, हम सारे प्रसाद को जूट के बैग में देंगे ताकि हमारा पर्यावरण संरक्षित रहे। और हम कोशिश ही करेंगे कोई भी व्यक्ति
आगामी चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और टिहरी जिला चारधाम यात्रा का मुख्य केंद्र है। जो भी देश विदेश के श्रद्धालु चारधाम की यात्रा पर आता है उसे केदारनाथ, बद्रीनाथ जाने के लिए टिहरी जिले के ऋषिकेश, देवप्रयाग, कीर्तिनगर, श्रीनगर होते हुए जाना पड़ता है और गंगोत्री, यमुनोत्री जाने के लिए टिहरी जिले के ऋषिकेश, चंबा, धरासू से ही गुजरना पड़ता है। चारधाम यात्रा को लेकर कहा कि 29 एम्बुलेंस, जिसमें 13 एम्बुलेंस 108 सेवा की और 16 एम्बुलेंस स्वास्थ्य की है। साथ ही 20 स्वास्थ्य केंद्र इकाई है, जिसमें सभी डॉक्टर, स्टाफ औषधियों सहित पूरी सुविधाओं के साथ तैनात हैं। साथ ही विभाग ने यात्रा मार्गों पर श्रद्धालु की सुविधा के लिए हर 20 किलोमीटर की दूरी पर टोल फ्री नंबर के साथ बड़े बड़े होर्डिंग, बैनर लगाए गए हैं, जिसमें स्वास्थ्य संबंधित सभी सूचना लिखी है। स्वास्थ्य विभाग की कोशिश रहेगी कि सभी श्रद्धालुओं को अतिथि देवो भव के तहत सभी श्रद्धालुओं को अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिले और प्रसन्न होकर अच्छा संदेश लेकर जाएं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की यह भी कोशिश रहेगी कि किसी भी तरह की दुर्घटना होने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम एम्बुलेंस के साथ 15 मिनट के अंदर घटनास्थल पर पहुंचे, जिससे तत्काल बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। चारधाम यात्रा मार्ग पर 76 चिकित्सा अधिकारी, 21 फार्मासिस्ट, 29 नर्सिंग अधिकारी, 38 कक्ष सेवक और 28 स्वचक सहित टोटल 192 कर्मचारियों का स्टाफ तैनात है और 29 एम्बुलेंस यात्रा मार्ग पर तैनात की गई है। वर्तमान में चारधाम यात्रा मार्ग पर जो हमारी स्वास्थ्य इकाइयाँ पड़ती हैं, जिनकी संख्या 20 है, उनको हमने अद्यतन चिकित्सा उपकरणों से सुसज्जित किया है और उन चिकित्सा इकाइयों पे जो मानव संसाधन है उसको भी हमने ट्रेंड किया है। और हमारी तरफ से ये स्पष्ट निर्देश दिए भी गए हैं सबको कि अगर कोई प्रकरण किसी भी समय आता है तो उसमें जो प्रतिक्रिया समय है वो हमारा मिनिमम 15 मिनट ही रहेगा। 15 मिनट के अंदर हमारी 108 गाड़ियाँ या हमारा जो चिकित्सा संसाधन है वहाँ पे लोगों को मिल जाए, ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। वर्तमान में इन सभी मार्गों पे हमारी 29 108 एम्बुलेंसेस भी रहेंगी, जिसमें 108 हमारी विभागीय एम्बुलेंस दोनों हैं, जिसमें हमारी 13 तो 108 हैं और बाकी हमारी विभागीय एम्बुलेंस हैं। हमने विभागीय एम्बुलेंस से संबंधित जितने भी चिकित्सा इकाइयों के प्रभारी हैं उनको स्पष्ट निर्देश दिया है कि इन वाहनों में उपकरण और जो हमारी औषधियाँ हैं और वाहन चालक और उसका जो EMT का स्टाफ होता है वो बिल्कुल मुस्तैद रहेगा और किसी भी समय अगर कोई ऐसी घटना आती है तो हमारा प्रतिक्रिया समय जो मैंने आपको बताया कि 15 मिनट्स होगा, उसके अंदर हम लोग प्रतिक्रिया कर उस संबंधित स्थल पर पहुंच के जन सामान्य को या जो भी आदमी घायल होगा उसको सेवा प्रदान करेंगे। देखिए, ओवरऑल चारधाम यात्रा के लिए हमारा टिहरी जो है वो गेटवे है। समस्त चारधाम, चाहे हमारे यात्री जो आज की तिथि में या जो हमारी यात्रा शुरू होने के बाद बद्रीनाथ जाएंगे या केदारनाथ जाएंगे या गंगोत्री, यमुनोत्री जाएंगे, वो सभी लोग इसी हमारे टिहरी के अंदर से ही होके जाते हैं। अब आप देखिए कि हमारे पास ऋषिकेश से जो कीर्तिनगर का ट्रैक है उसमें हमारे पास बद्रीनाथ और केदारनाथ के जाने वाले यात्री, ऋषिकेश से जो हमारा रास्ता जाता है चंबा और कांडिश और छाम होकर के, इसमें जो हमारे गंगोत्री की तरफ से जाते हैं ये लोग जाते हैं। उधर देहरादून से होकर के जो कटा पत्थर होकर के हमारे नैन बाग की तरफ से घुसते हैं या डामटा की तरफ जाते हैं, वो जिनको यमुनोत्री जाना होता है वो भी हमारे जनपद से होके जाते हैं। तो ओवरऑल लगभग 235 किलोमीटर का जो एरिया है चारधाम का वो हमारे जनपद से ही होके जाता है। वो अलग बात है कि जो यात्री जाता है हमारे जनपद से वो ट्रांजिशनल उनकी यात्रा होती है। ऐसा कोई स्थल नहीं है या ऐसा कोई विशेष मंदिर नहीं है कि जहाँ पे हमारे यात्री आकर के रुकते हों या कोई स्थल या दर्शन करते हों, लेकिन फिर भी हमारी जो मेजर स्थान है जहाँ पे यात्रियों की रुकने की संभावना होती है वहाँ पे भी हमारी टीम लोकल में तैनात रहेगी। मैसेज क्या देंगे आप चारधाम यात्रा पर जो आने वाले यात्री हैं और अपने डॉक्टरों को? हम अपने डॉक्टरों को हमने ये मैसेज चारधाम यात्रा 2025 प्रारंभ होने में एक माह का समय शेष है। यात्रा के सुगम, सुचारू तथा बेहतर संचालन हेतु उत्तरकाशी पुलिस प्रशासन की तैयारियां जोरों पर हैं। पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी सरिता डोभाल द्वारा यमुनोत्री धाम यात्रा रूट का स्थलीय निरीक्षण कर यात्रा रूट पर मुख्य पड़ावों, पुलिस चौकियों व दुर्घटना संभावित संवेदनशील स्थानों का जायजा लिया गया है। इस दौरान उनके द्वारा यात्रा रूट व धाम पर पड़ने वाले पर्यटन, पुलिस चौकियों, ड्यूटी पॉइंट, यात्री पंजीकरण केंद्र आदि का भौतिक निरीक्षण कर वहां पर कर्मचारियों की रहने खाने की व्यवस्थाओं तथा मूलभूत सुविधाओं को समय से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। दुर्घटना संभावित संवेदनशील स्थानों पर आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय के
साथ साथ अतिरिक्त पुलिस बल नियुक्त करने के निर्देश दिए गए। यमुनोत्री पैदल मार्ग पर भीड़ नियंत्रण तथा यात्रा के सुरक्षित संचालन हेतु घोड़े, खच्चर, डंडी, कंडी के रोटेशन सिस्टम के साथ जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक मार्ग के प्रयोग की योजना पर जोर दिया गया है। वैकल्पिक मार्ग पर सुरक्षात्मक उपाय तथा यात्रा से संबंधित अन्य तैयारियों को समय से पूरा करने के लिए यात्रा से जुड़े विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने की हिदायत दी गई है। यमुनोत्री धाम पर पहुंचकर उनके द्वारा यमुनोत्री पुलिस चौकी का भौतिक निरीक्षण करते हुए वहां पर विषम परिस्थितियों के बीच जवानों के ठहरने तथा रहने खाने की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए हैं। यात्रा के समय आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु मंदिर परिसर, यात्रा मार्ग तथा मुख्य पड़ावों को सीसीटीवी कैमरों से लैस करने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए 30 अप्रैल से यमुनोत्री धाम की यात्रा शुरू होने वाली, इसी की तैयारियों के संबंध में आज सभी के साथ जो हमारा पैदल रूट है उसका हम लोगों ने विजिट किया था। तो जो हमें कमियां दिखी उनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है। इसके अतिरिक्त जो यात्रा के दौरान कुछ ऐसे पॉइंट्स भी चिन्हित किए हैं जहाँ पर हम लोग इस बार डिप्लॉयमेंट करेंगे। इसके अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी हम लोग ज़्यादा इस बार डिप्लॉय करेंगे, उसी संबंध में हम लोगों ने आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध चारधाम यात्रा का आगाज होने को अब महज 1 माह का ही समय बाकी रह गया है और यात्रा को सुविधाजनक बनाने को लेकर आधिकारिक बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। लेकिन इन बैठकों के दौर से हटकर चारधाम यात्रा संयुक्त संरक्षण समिति धरातलीय स्थिति को बताकर बैठकों की पोल खोल रहे हैं। बड़कोट स्थित नगर पालिका सभागार में यात्रा से जुड़े होटल व्यवसाय, पंडा समाज और व्यापारियों की बैठक हुई, जिसमें यात्रा को लेकर कई बातें हैं सामने आई हैं। बैठक भी सभी लोगों ने सरकार से एक ही मांग की है कि चार धाम यात्रा जिस तरह पूरे पौराणिकता से चली आ रही है उसे उसी रूप में चलने दिया जाए, अन्यथा यात्रा के दौरान ही किसी भी हद में जाने की चेतावनी दी है। समिति के अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि यात्रियों के लिए लगातार यात्रा के दौरान जगह जगह बैरिकेड्स, यात्रा वाहन में आने वाले वाहन चालकों का अनिवार्य आधार कार्ड, यमुनोत्री धाम में घोड़ा खच्चर संचालकों की सुविधा और गंगोत्री यमुनोत्री में घाटों की स्थिति में सुधार किया जाए और चार धाम में आने वाले यात्रियों को धाम के अलावा अन्यत्र डाइवर्ट न किया जाए। यात्रा खुलती वैसे जो है हम पे जो है एक से एक कानून जो है थोप हो जाता है। नंबर 1 आधार कार्ड से लिंक। अब ड्राइवर भी जो है बोला अपना वो दिखाएगा, अरे वो बेचारा तो है ना। अभी देखो पिछली बार किया हुआ घोड़े खच्चरों पे जो है लाठी चार्ज कर दो। हमारा बच्चा है तो वो व्यवस्थाएं पहले क्यों नहीं की जाती है। तो हम तो व्यवस्था को सुधारने के लिए ये बैठक की गई। शासन प्रशासन अगर 1 महीने पे। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की धर्मपत्नी व सेवा संकल्प धारणी फाउंडेशन की फाउंडर ट्रस्टी गीता धामी के ओखीमठ आगमन पर स्थानीय जनता ने उनका फूल मालाओं व ढोल नगाड़ों से भव्य स्वागत किया। इस दौरान वे स्वयं सहायता की ओर से तैयार किए गए स्थानीय उत्पादों से भी रूबरू हुई हैं। उन्होंने तुंगनाथ घाटी के विभिन्न हिल स्टेशनों का भी भ्रमण किया और वहां के प्राकृतिक सौंदर्य से अभिभूत हुई। देर साय उन्होंने भगवान केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ओकारेश्वर मंदिर में आयोजित सायकालीन आरती में शामिल होकर पुण्य अर्जित किया है। इधर रामनगर के नेशनल हाईवे नो वेंडर जोन रानीखेत रोड पर हुए अतिक्रमण को एसडीएम राहुल शाह ने के नेतृत्व में प्रशासन की संयुक्त टीम में अतिक्रमण को हटाया है। अतिक्रमण हटाने गई टीम में नगर पालिका, पुलिस और वन विभाग के कर्मचारी इस कार्रवाई में मौजूद रहे हैं। एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि लखनपुर चुंगी और रानीखेत रोड नो वेंडर जोन पर हुए सभी प्रकार के अतिक्रमण को नेशनल हाईवे से हटाया गया है। उन्होंने बताया कि नगर पालिका की टीम द्वारा अतिक्रमणकारियों का सामान जब्त करके चालान की कार्रवाई भी की गई है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रशासन की टीम के द्वारा समय समय जाम से निजात दिलाने के लिए नेशनल हाईवे पर हुए अतिक्रमण को हटाया जाता है। उसी क्रम में आज भी अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई है। रानीखेत रोड में कार्रवाई की जा रही है। जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं, जो ठेले फड़ लग रहे हैं, जिनकी वजह से जाम की स्थिति पैदा हो रही है, क्योंकि पूरी रानीखेत रोड जो हमारी है वो नो वेंडिंग जोन है। उसके बाद भी लगातार यहाँ पे फाड़ और ठेले लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका ट्रैफिक जाम की स्थिति के साथ साथ अतिक्रमण लगातार बढ़ रहा है। उसको हटाने का लगातार कार्रवाई चलाई जा रही है और सभी को हटाया जा रहा है। रामनगर के अंदर वेंडिंग जोन। पहाड़ों की रानी मसूरी में बाल रोड में पोस्ट ऑफिस के पास पूर्व बोर्ड द्वारा षड्यंत्र और बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम देकर तोड़ी गई गर्ग डिस्पेंसरी की दोबारा से बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। शुक्रवार को पालिका अध्यक्ष बीरा सकलानी के निर्देशों के बाद क्षेत्रीय सभासद गीता कुबाई के नेतृत्व में मसूरी नगर पालिका के अधिकारी गर्ग डिस्पेंसरी के स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे और सड़क पर पालिका की भूमिका का सीमांकन किया गया।
इस मौके पर क्षेत्रीय सभासद गीता कुमाई ने बताया है कि पूर्व की अनुज गुप्ता के बोर्ड द्वारा षड्यंत्र और एक बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम देकर गर्ग डिस्पेंसरी को रातों रात तोड़ दिया गया था, जबकि उस समय उनके द्वारा गर्ग डिस्पेंसरी को तोड़ जाने का विरोध किया गया था। उन्होंने कहा कि गर्ग डिस्पेंसरी को तोड़ने के कारणों और उससे संबंधित कागजात नगरपालिका में उपलब्ध नहीं है, जिस पर उनके द्वारा नवनियुक्त बोर्ड के सामने गर्ग डिस्पेंसरी को दोबारा से डिस्पेंसरी बनाकर जनता को समर्पित करने का आग्रह किया है। से हम देख रहे हैं, हम पैदा यहीं हुए हैं, जब से हमारी पैदाइश है और श्रीमती गीता कुमार जी की पहल है और अच्छी पहल है, क्योंकि रातों रात जो ये तोड़ दी गई थी जो डिस्पेंसरी बच्चों के लिए, स्वास्थ्य के लिए। अब मसले किसी भी जनता से पूछिए, बच्चों का स्वास्थ्य से लेके यहाँ पर पूरा ट्रीटमेंट होता था, मतलब चीज़ें एक नंबर थी। माल रोड में था, लोगों माल रोड में था, शायद सहायता इतनी थी कि आराम से आ सकते हैं आदमी लोग कहीं भी ना, वो चीज़ें होनी चाहिए सर। और मैं चाहता हूँ कि मसूरी जनता बोले इस चीज़ के लिए कि यहाँ पे खुलनी चाहिए डिस्पेंसरी। माफियाओं के संपर्क में आकर पूर्व पालिका अध्यक्ष के तानाशाही के चलते उसको रातों रात तोड़ दिया गया और रातों रात सड़क बना दी गई। पर मैं धन्यवाद करती हूँ हमारी आदरणीय अध्यक्षा जी का और सम्मानित सभासद साथियों का, जिन्होंने मेरे द्वारा दिए गए इस प्रस्ताव को पास किया कि यहाँ पे जल्द से जल्द डिस्पेंसरी जिंदाबाद। मैं उस हिसाब से तो पहले पक्की डिस्पेंसरी थी और पक्की ही बननी चाहिए, लेकिन अधिशासी अधिकारी महोदय द्वारा मुझे ये कहकर आश्वस्त किया गया कि मैडम डिस्पेंसरी बनेगी, जैसे हमारा ऑफिस है इस तरीके से अच्छी सी डिस्पेंसरी बनेगी, भले वो फैब्रिकेटेड बनेगी। तो मेरा मतलब मानना यह है कि डिस्पेंसरी बननी चाहिए और उसको लेके आज देख सकते हैं आप। चलो, इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।